नमस्ते जी। आप सबका एक बार फिर स्वागत है हार्टफुलनेस द्वारा आयोजित श्रृंखला में, जिसका नाम है यौगिक मनोविज्ञान। पिछले दिनों से हम यौगिक मनोविज्ञान से जुड़े अनेक पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। हमारा मन कैसे काम करता है, यह कैसे स्वस्थ रह सकता है और इसमें क्या जटिलताएं या गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती हैं। इन जटिलताओं को और इनसे उत्पन्न होने वाले मानसिक रोगों को कैसे हल करते हैं, यही मनोविज्ञान का मुख्य विषय रहा है और इसी से मनोचिकित्सा का आविर्भाव हुआ है। आज के युग में हम देखते हैं कि ये मनोचिकित्सा बहुत जरूरी हो गई है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग तनाव से, अवसाद से, एग्रेशन से, इस तरह की व्याधियों से पीड़ित हैं। जहां आधुनिक मनोविज्ञान मानसिक व्याधियों के ऊपरी लक्षण देखकर उनको दूर करने की कोशिश करता है, वहीं यौगिक मनोविज्ञान इन सारी समस्याओं की जड़ में जाता है। यौगिक मनोविज्ञान की समझ ये है कि हमारी जो वास्तविक दशा है, जो हमारा मूल है, वो पहले से ही एकदम शुद्ध, एकदम शांत, पूर्ण संतुलित अवस्था है। इसे हम समाधि भी कह सकते हैं। सम आदि समाधि, यानी हमारी जो आदि अवस्था है, जो मूल अवस्था है, वो एकदम शुद्ध और पवित्र है। और अगर हम इस आदि अवस्था से सदा जुड़े रहें, इस मूल अवस्था से सदा जुड़े रहें, तो हम अपने आप मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। संस्कृत में स्वस्थ का मतलब ही होता है स्वयं में स्थित, स्वस्थ। तो जब हम अपनी इस स्वयं की असली अवस्था से जुड़ जाते हैं तो हम पूर्ण स्वस्थ हो जाते हैं। और यौगिक मनोविज्ञान इसी मूल अवस्था की तरफ फिर से लौट चलने का विज्ञान है। हमारी आज की चर्चा का अर्थ है विक्षेप। विक्षेप यानी मुड़ जाना, मार्ग से मुड़ जाना और इस तरह अपने लक्ष्य से भटक जाना, लक्ष्य में आने वाली बाधा। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी हम सीधे मार्ग से थोड़ा सा भटक जाते हैं और इस प्रकार लक्ष्य के मार्ग में हम स्वयं ही बाधाएं खड़ी कर लेते हैं। हम चाहे भौतिक जीवन का कोई लक्ष्य पाने की कोशिश कर रहे हो या फिर हम योग शास्त्र में वर्णित जो लक्ष्य है, मानव की सर्वोच्च क्षमता को विकसित करना, एक परिपूर्ण मानव के रूप में विकसित होना, चाहे हम उस लक्ष्य की बात कर रहे हैं, हर लक्ष्य की प्राप्ति में कुछ बाधाएं हमारी मानसिक समस्याओं के कारण आकर खड़ी हो जाती हैं और मार्ग की इन बाधाओं को ही विक्षेप कहा गया है। महर्षि पतंजलि ने 9 विक्षेपों का वर्णन अपने योग सूत्र में किया है। आइए जरा देखते हैं कि ये क्या बाधाएं हैं, क्या विक्षेप है। पहला जो विक्षेप है वह है व्याधि। व्याधि यानी बीमारी। यदि हम बीमार हैं, चाहे शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से, तो हम अपने लक्ष्य को पाने की ना तो सही ढंग से कोशिश कर पाएंगे और कोशिश करें भी तो शायद सफल ना हो पाएंगे। दूसरा जो विक्षेप है वो है स्त्यान। स्त्यान का अर्थ है रुचि की कमी। अगर मेरी लक्ष्य प्राप्ति में रुचि ही नहीं है तो ये तो लक्ष्य प्राप्ति में सबसे बड़ी बाधा है। एक विद्यार्थी के तौर पर अगर मेरी पढ़ाई में रुचि कम हो गई है तो फिर पढ़ाई मेरे लिए एक बोझ बन जाएगी। तो एक बहुत बड़ा विक्षेप है, बहुत बड़ी बाधा है स्त्यान। तीसरा है संशय। संशय यानी डाउट। उस लक्ष्य पर संशय जो मुझे हासिल करना है, पता नहीं मैंने जो लक्ष्य चुना है वो सही है या गलत। और कभी कभी अपनी क्षमताओं पर संशय करने लगना, मैं उसे प्राप्त कर भी पाऊंगा या नहीं। जैसे ही हमारे अंदर ये संशय उत्पन्न होता है, ये हमारी ऊर्जा को, हमारी क्षमता को कम कर देता है।
और ये एक बहुत बड़ी बाधा है, बहुत बड़ा विक्षेप है। अगला है प्रमाद। प्रमाद यानी लापरवाही या उतावलापन। युवा अवस्था में अक्सर हम चीजों के प्रति लापरवाह हो जाते हैं, आई डोंट केयर का रवैया अपना लेते हैं। कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन पूरी तरह लापरवाह हो जाना, अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान न देना, मुझे क्या करना है इस बात के लिए पूरी तरह बेखबर हो जाना, अथवा बहुत अधिक चिंता के कारण जरूरत से ज्यादा प्रयास करना और उतावला हो जाना, ये दोनों चीजें ही प्रमाद के अंतर्गत आएंगी। ये भी एक बड़ी बाधा है। अगला है आलस्य। आलस्य से तो सब परिचित हैं, इसे व्याख्या की जरूरत नहीं है। अगर आलस्य है तो ये हमें तरक्की के मार्ग में जाने से हमेशा रोकेगा। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपु। आलस्य एक ऐसा दुश्मन है जो हमारे ही शरीर के अंदर रहता है। अगला विक्षेप है अविरति। अविरति का मतलब है संयम का अभाव, सेल्फ कंट्रोल का अभाव। अगर मेरा स्वयं पर बिल्कुल नियंत्रण नहीं है, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता हूं किन्हीं भी चीजों को लेकर, तो फिर मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में निश्चित रूप से बड़ी बाधाएं खड़ी कर लूंगा। मैंने देखा था कि हमारी परीक्षाएं जब होती थी, जब विद्यार्थी के तौर पे मार्च अप्रैल के महीने में, तो लगभग कई बार उन्हीं दिनों में वर्ल्ड कप चलता था और वर्ल्ड कप के मैच चलते थे और विद्यार्थी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते थे, वो रोक नहीं पाते थे अपने आप को उधर जाने से। तो निश्चित रूप से इसका असर उनके परीक्षा परिणाम पर होता था। तो ये जो अविरति है, स्वयं को रोक न पाना, संयम न कर पाना, ये भी लक्ष्य प्राप्ति में बड़ी बाधा है। उसके बाद अगली बाधा पतंजलि जी गिनाते हैं भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन यानी भ्रम में पड़ जाना, गलत चीज को सही समझ लेना। अगर हम भ्रम में पड़ गए और जो हमारा सही लक्ष्य नहीं है उसको लक्ष्य मान लिया, तो फिर तो बात बहुत ही गड़बड़ है। इसके अलावा दो बाधाएं और महर्षि पतंजलि ने गिनाई हैं। एक है भ्रांति दर्शन, और भ्रांति दर्शन तो बोल चुका मैं। एक है अलब्ध भूमिकत्व और एक है अनस्थितत्व। अलब्ध भूमिकत्व का मतलब ये है कि जो लक्ष्य हम पाना चाहते हैं उसको पाने के पहले की जो छोटी मंजिलें हमारी हैं, जो छोटे लक्ष्य हैं, उनका ना मिलना, यह भी हमें असली लक्ष्य पाने से भटका देता है। कोई विद्यार्थी सिविल सेवा में मान लीजिए कि चयनित होना चाहता है, उसे अपना लक्ष्य बना लिया है उसने, लेकिन अगर वो उसकी आरंभिक परीक्षा ही पास नहीं कर पा रहा है तो निश्चित रूप से ये अलब्ध भूमिकत्व है और ये उसके लक्ष्य, वो विचलित हो जाएगा, उसे लगेगा मैं नहीं कर सकता। योग में भी जो योग के मार्ग पर आगे बढ़कर मन की संपूर्णता, हृदय की संपूर्णता पाना चाहते हैं, अगर उन्हें आरंभिक दशाएं न मिले, वो ध्यान करें और उन्हें मानसिक शांति महसूस ना हो, उन्हें हल्कापन महसूस ना हो, कारण कुछ भी हो सकता है, कारण ये भी हो सकता है कि वो गलत ढंग से कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको ये आरंभिक दशाएं ना मिले तो ये उनके लिए एक बाधा बन जाती है। उन्हें लगता है कि अब मैं कैसे आगे बढ़ूं। और आखिरी जो बाधा महर्षि पतंजलि ने गिनाई है वह है अनस्थितत्व। अनस्थितत्व यानी जो दशा प्राप्त हो गई है उसे बनाए न रखना। इसका हम सब सामना करते हैं। हम सब ध्यान के दौरान अच्छा महसूस करते हैं, लेकिन उस दशा को हम दिन भर बनाए नहीं रख पाते। तो ये 9 मूल रूप से विक्षेप या मार्ग की बाधाएं हैं जो महर्षि पतंजलि ने बताई हैं। दाजी का कहना है कि महर्षि पतंजलि के समय में तो बाधाएं कम थी, अब बाधाएं और बढ़ गई। तो उन्होंने इस लिस्ट में कुछ चीजें और जोड़ दी। उन्होंने जोड़ा है पिछड़ने का भय। आज कंपटीशन का जमाना है और हर आदमी को ये डर लगा रहता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी पिछड़ गया तो मेरे बाकी साथी आगे निकल जाएंगे, मैं पीछे ही रह जाऊंगा, ना जाने क्या है जो मुझसे छूट जाएगा। ये डर हमें हमेशा सताता रहता है। एक है डिजिटल विकर्षण, यानी
डिजिटली होने वाली बाधा, ये इस बाधा से तो हम सब परिचित हैं। जब हम मोबाइल में डूबे होते हैं तो हमारे आसपास क्या हो रहा है इसका हमें भान तक नहीं रहता है। इन तरंगों से हमें नुकसान होता है वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो प्रत्यक्ष ये होता है कि हमारे आसपास से कौन सा दोस्त निकल गया इसका भी कई बार पता नहीं चलता, क्योंकि हम वर्चुअल फ्रेंड से चैटिंग में मशगूल थे। और एक और आधुनिक युग की बड़ी समस्या है अपराध बोध। हम कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, या हम वो नहीं करते जो हमें अवश्य करना चाहिए था। हम ऐसा हो तो जाता है, लेकिन इसका हमारे हृदय की गहराई पर एक असर पड़ता है जिसे अपराध बोध कहते हैं। तो इस तरह ये विक्षेप की जो लिस्ट है, ये जो सूची है, ये लंबी हो जाती है और अनेक बाधाएं हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसका उपाय क्या है, इसका समाधान क्या है और ये होती कैसे? हम इस पर इस चर्चा को जारी रखेंगे। अभी ध्यान का समय हो रहा है, तो आइए हम स्वयं को ध्यान के लिए तैयार करें और पहले ध्यान का अभ्यास करें, फिर हम विक्षेप पर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो कृपया आराम से बैठ जाइए और अपनी आंखें बहुत ही हल्के से कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। सबसे पहले हम अपने शरीर को शिथिल करेंगे। पैरों की उंगलियों से शुरुआत करते हैं। अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा सा हिलाएं। और महसूस करें कि वो रिलैक्स हो रही हैं। उनका सारा तनाव जा रहा है। अपने दोनों पैरों के पंजों को भी ढीला छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि माता धरती से एक ऊर्जा आ रही है और ये पंजों से होकर मेरे अंदर प्रवेश कर रही है, मुझे रिलैक्स कर रही है। ये ऊर्जा और ऊपर आ रही है, एड़ियों से होते हुए घुटनों तक और पैरों के इस हिस्से को रिलैक्स कर रही है। महसूस करें कि ये ऊर्जा और ऊपर बढ़ते हुए घुटनों से लेकर कमर तक के हिस्से को रिलैक्स कर रही है, आराम पहुंचा रही है। अपनी कमर और पेट को ढीला छोड़ दीजिए। महसूस कीजिए कि धरती की ऊर्जा इस पूरे हिस्से को रिलैक्स कर रही है।
अपनी छाती की मांसपेशियों को भी रिलैक्स होने दीजिए। महसूस कीजिए कि उनका सारा तनाव जा रहा है। पीछे पीठ की ओर अपना ध्यान ले जाइए। महसूस कीजिए कि नीचे से शुरू करते हुए ऊपर तक सारी पीठ रिलैक्स हो रही है, तनाव जा रहा है। महसूस कीजिए कि आपके दोनों कंधे रिलैक्स हो रहे हैं और आप वहां आराम महसूस कर रहे हैं। धरती की ऊर्जा दोनों बाहों में भी प्रवाहित हो रही है। बाहों के ऊपरी हिस्से को आराम पहुंचा रही है और अब निचले हिस्से को भी आराम पहुंचा रही है। हाथों की हथेलियां और उंगलियां ये सब रिलैक्स हो रहे हैं। अब गर्दन पर अपना ध्यान लाइए। महसूस कीजिए कि धरती की ऊर्जा इसे भी रिलैक्स कर रही है, इसका तनाव दूर कर रही है। चेहरे पर आइए। आपका जबड़ा, मुंह, नाक, चेहरे की मांसपेशियां, कान, माथा और सिर का ऊपरी हिस्सा सहित पूरा सिर ये सब रिलैक्स हो रहा है। सारा तनाव जा रहा है। अब अपना ध्यान धीरे से अपने हृदय पर ले आइए। सोचें कि दिव्य प्रकाश का स्रोत मेरे हृदय में मौजूद है, जो मुझे अंदर की तरफ आकर्षित कर रहा है। इसी विचार के साथ स्वयं में तल्लीन हो जाइए।
कृपया ध्यान समाप्त कीजिए। कुछ देर अपनी आंखें बंद रखते हुए अपनी अवस्था का अवलोकन कीजिए। महसूस कीजिए कि इस समय आप कैसा फील कर रहे हैं। और अब धीरे धीरे आंखें खोलते हुए वर्तमान में आ जाइए। ध्यान के दौरान आपको जो अनुभव हुए या आपने जो महसूस किया, उसे आप एक डायरी के रूप में लिख सकते हैं। साथ ही स्वयं को ये सुझाव भी दे सकते हैं कि इस ध्यानमय अवस्था को, अपने अंदर स्थित दिव्य से इस संपर्क को हम पूरे दिन बनाए रखेंगे, इसे और विस्तारित करेंगे। तो ध्यान के पहले हम चर्चा कर रहे थे विक्षेपों के बारे में। हमने जाना कि ऐसे बहुत से विक्षेप या मार्ग की बाधाएं हैं जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोकती हैं, हमारी यात्रा में बाधा खड़ी करती हैं। आइए देखते हैं कि ये विक्षेप आखिर उत्पन्न कैसे होते हैं। जैसा कि हमने शुरू में भी कहा था, यौगिक मनोविज्ञान की ये मूल धारणा है कि हमारा जो मूल रूप है, हमारा जो असली रूप है, वो एकदम शुद्ध है, पवित्र है, स्पंदन रहित है और शांत एवं संतुलित है। जब हमारी उस शुद्ध शांत चेतना में कुछ लहरें या तरंगें उत्पन्न होती हैं तो वृत्तियां जन्म लेती हैं। वृत्तियां कुछ और नहीं बल्कि सोचने के तरीके हैं, थिंकिंग पैटर्न्स। ये थिंकिंग पैटर्न्स दो तरह के हो सकते हैं, एक अक्लिष्ट या अप्रभावित और दूसरे क्लिष्ट या प्रभावित। अगर ये वृत्तियां अक्लिष्ट हैं, शुद्ध हैं, अप्रभावित हैं, तब तो ये हमारी संतुलित अवस्था को बनाए रखती हैं, बल्कि और पूर्ण संतुलन और पूर्ण स्थिरता प्राप्त करने में हमारी मदद करती हैं। लेकिन अगर ये वृत्तियां क्लिष्ट हैं, इन पर तमाम तरह के प्रभाव और छापे पड़ी हुई हैं, तो ये क्लिष्ट वृत्तियां ही क्लेशों को जन्म देती हैं। हमने पिछले दिनों चर्चा की थी, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 प्रकार के क्लेश हैं जिन सब का हम सामना करते हैं। क्लेश एक तरह की हमारी नकारात्मक सोच जो आगे जाकर अन्य समस्याओं को खड़ी करती है। अगर ये क्लेश शुद्ध ना किए जा सके, अगर ये क्लेशों को ना हटाया जाए, तो समय के साथ ये और दृढ़ हो जाते हैं, और मजबूत हो जाते हैं, और सॉलिड हो जाते हैं, और यही क्लेश विक्षेपों को जन्म देते हैं। हमने अभी विक्षेपों की सूची देखी, किस तरह आधुनिक युग में ये सूची और लंबी होती जा रही है।
तो इसका उपाय क्या है, इनका समाधान क्या है? समाधान है इस समीकरण को उल्टा कर देना, फिर से अपनी उसी मूल अवस्था की ओर लौट चलना जिसमें विचलन होने से ये विक्षेप पैदा हुए थे। तो इस मूल अवस्था की तरफ लौटने का, अपने उस असली स्वरूप से जुड़ने का तरीका आखिर क्या हो सकता है? निश्चित रूप से ध्यान। हमारे हृदय में जो दिव्य है, जो परम है, जो हमारा असली स्वरूप है, उससे स्वयं को जोड़ना, यही तो ध्यान है। ध्यान में हम क्या करते हैं? हम अपने आप को बाहरी विचारों से धीरे से अंदर की तरफ मोड़ लेते हैं और ये मानते हुए कि वो दिव्य मेरे हृदय में मौजूद है, उसका प्रकाश मेरे हृदय को प्रकाशित कर रहा है, हम उससे जुड़ जाते हैं। निश्चित रूप से कई प्रकार के विचार हमें परेशान करते हैं, परंतु हम उनको कोई महत्व नहीं देते हैं और हृदय में दिव्य से जुड़े रहते हैं। कुछ समय के बाद ये जो सोचने वाली बात है कि मेरे हृदय में दिव्य प्रकाश है, यह थिंकिंग से फीलिंग पर आ जाता है और हम उस उपस्थिति को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं। अब हमें अपने अंदर से ऊर्जा महसूस होने लगती है, क्योंकि हमारी असलियत, हमारा दिव्य तत्व अब प्रकट हो चुका है। अब कोई विक्षेप हमें परेशान नहीं कर सकता। तो हम अपने आने वाले सत्रों में इन सभी विक्षेपों के बारे में विस्तार से चर्चा जारी रखेंगे। हम एक एक विक्षेप को लेंगे, वो क्यों उत्पन्न होता है, उसका स्वरूप क्या है और किस तरह से ध्यान की विभिन्न पद्धतियों के अभ्यास से उसे ठीक किया जा सकता है। ये चर्चा हम अपने आने वाले सत्रों में जारी रखेंगे। आज आप सब हमारे साथ शामिल हुए, इस परिचर्चा में हमारे सहभागी बने और आपने हमारे साथ ध्यान का अभ्यास किया। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।